सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे नौजवान साथियों, नमस्कार। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है गर्भपात के अधिकार को लेकर के उस पर बात करूंगा और उसके माध्यम से जितना समय बचेगा उस पर फिर महिलाओं के जो अधिकार हैं या भारत में जो महिलाओं का स्वरूप है उस पर कुछ बातें करूंगा। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं, खबरों को देख लेते हैं। कल जब आपने दूरदर्शन न्यूज़ देखने के लिए चैनल शुरू किया होगा तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या हो रहा है। या दरअसल अहमदाबाद में अभी हमारा जो 36वां राष्ट्रीय खेल शुरू हुआ है, कल उसकी लाइव टेलीकास्टिंग हो रही थी तो वो दिखाया जा रहा था और बड़े खूबसूरत दृश्य थे। मैंने देखा, आपने भी देखा होगा। प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन भी था। प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में मुझे एक पंक्ति बहुत खूबसूरत लगी। देखिए, उन्होंने खेल के बारे में बहुत सारी बातें बताई कि खेल से क्या क्या हमें लाभ मिलते हैं, हमारी संस्कृति का कैसे ये हिस्सा रहा है, कैसे ये हमारे व्यक्तित्व का विकास करता है। इस तरह की कई बातें उन्होंने कही और भारत धीरे धीरे खेल के क्षेत्र में बहुत अच्छा करता जा रहा है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए खेल के बारे में कितना बढ़ गया है। खिलाड़ियों को भी अब समाज में बड़े सम्मानित दृष्टि से देखा जाने लगा है और सरकार भी उनके लिए काफ़ी कुछ कर रही है। प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो करने लगी हैं। तो एक खेल संस्कृति तो भारत में विकसित हो गई है, इसमें नो डाउट। लेकिन उन्होंने जो स्पेशली जो लाइन कही है वो मैं आपको यहां दोहरा कर बताना चाहूंगा। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि मैं आपको 2 मंत्र देने जा रहा हूं। देखिए, मंत्र शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। सीधी सी बात है कि जिसके पास भारतीय संस्कृति और भारतीय चेतना की समझ होगी वो ऐसी ही बातें करेगा। इंग्लिश मीडियम वाला होता है या बाहर का कोई व्यक्ति तो क्या बता, मैं आपको 2 सूत्र देने जा रहा हूं, फार्मूला बताने जा रहा हूं, उपाय बताने जा रहा हूं, तरीके बताने जा रहा हूं। लेकिन जब आप मंत्र कहते हैं इसका मतलब है कि मैं आपको जादुई बातें बताने जा रहा हूं। मंत्र की तरह काम करेगा, चमत्कार करके दिखाएगा। और उन्होंने क्या 2 मंत्र बताए, आप सब जानते हैं। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए मुझे लगता है कि ये 2 मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल खेल में ही जीतने के लिए नहीं, बल्कि सिविल सेवा की जो परीक्षा है ये भी एक तरह का खेल ही है। भारत का ये ओलंपिक गेम है और इसमें आपको जगह बनानी है। भले ही यहाँ आपको मैदान में नहीं उतरना है लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में तो उतरना ही उतरना है, फिर आखिरी में यूपीएससी हॉल में भी जाना है। तो ये भी खेल ही मान करके चलिए, बस एक ज्ञान का खेल है। यहाँ भी वो दोनों मंत्र बराबर लागू होते हैं। एक मंत्र था प्रतिबद्धता जो उन्होंने बताया और दूसरा मंत्र निरंतरता, कमिटमेंट एंड कंटिन्यूटी। दोस्तों, मैं अक्सर इन दोनों के बारे में बातें करता हूँ। मुझे बहुत विचित्र सा लगता है जब मेरे पास मेल आते हैं, इस तरह के मेल आते हैं और रोजाना आ जाते हैं कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्या करें, क्या बताऊं कि मैं क्या करें, क्या बता दूं सर, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट का उपाय बता दीजिए। तो मैं क्या बताऊं कि भैया इसलिए मैनेज नहीं हो रहा है क्योंकि कमिटमेंट नहीं है। मजेदार बात यह है कि मुझे आज तक कोई भी ऐसा नौजवान साथी नहीं मिला जो ये कहता हो कि सर मैं उससे प्रेम तो बहुत ज्यादा करता हूं लेकिन प्रेम करने का मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, तो जरा बताइए कि समय क्या कैसे निकाला जाए, टाइम कैसे मैनेज करूं। शायद जिनको टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो रही है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में, उन्हें मेरे इससे उत्तर मिल गया होगा। प्रेम के संदर्भ में जो मैंने बात की शायद उत्तर मिल गया होगा। खैर दोस्तों, अखबारों में आपने पढ़ा कि एक चक्रवाती तूफान इयान नाम का आया है अमेरिका के फ्लोरिडा में और उसने बिल्कुल तबाही मचानी शुरू कर दी है। और बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो कहा है कि इतिहास की भीषण तबाही ये तूफान मचा रहा है, इयान। इससे पहले अक्सर चक्रवाती तूफानों के बारे में पूछ लिया जाता था, नाम के बारे में, लेकिन अभी जो एग्जाम हुए हैं उनमें नहीं पूछा गया, प्री एग्जाम जो लेटेस्ट हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, हमें तैयारी तो अपनी तरफ से पूरी रखनी ही होगी। तो इयान आप नाम याद रखें। दोस्तों, कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक सीएनजी टर्मिनल का उद्घाटन किया। सीएनजी टर्मिनल, याद रखिए कि जब हम टर्मिनल कहते हैं तो ज्यादातर हमारे दिमाग में ना एयरपोर्ट आता है, लेकिन ये एयरपोर्ट नहीं है, राइट? ये पोर्ट है, यानी कि बंदरगाह है। और ये जो बंदरगाह बनने जा रहा है ये भावनगर में, गुजरात का जो भावनगर है समुद्र के किनारे है, यहां बनने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि विश्व का ये पहला सीएनजी टर्मिनल होगा। कल प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया है। बनने में अभी 2-3 साल लगेगा, लेकिन मुझे ध्यान है कि इस तरह के प्रश्न अब पूछे जाने लगे हैं चूंकि, तो आपको मेरे लिए बताना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर और वो है गर्भपात के अधिकार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है।
अखबारों में विस्तार से दिया हुआ है। आइए अब हम देखते हैं कि इस घटना को या कह लीजिए कि इस खबर को, सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से कैसे देखें और इसकी कैसे तैयारी करें। छोटी छोटी बातों पर भी आपको ध्यान देना होगा। प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से मेंस में वो छोटी छोटी बातें इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती जितनी कि प्री में रखती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं आपके दिमाग में ये आनी चाहिए। अखबारों में ढेर सारी बातें लिखी हुई हैं, अपने अपने ढंग से लोगों ने लिखा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति, जो एक ऐसा व्यक्ति जो एग्जामिनेशन देने जा रहा है, मालूम हो। तो पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली दूसरी में मतलब आप उसको आप प्रायोरिटी में मत लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो गर्भपात का अधिकार है और गर्भपात का जो पीरियड क्या होता है जो हमारे एक्ट में दिया गया है, 20 से 24 सप्ताह के बीच, 20 से 24 सप्ताह के बीच, 24 सप्ताह के बीच गर्भपात कराना सही नहीं होता है, क्योंकि पेट में जो बच्चा पल रहा होता है, जो संतान हो रही होती है, वो काफ़ी डेवलप हो चुकी होती है और माँ के भी जीवन को खतरा हो सकता है। तो इसलिए मेडिकली रखा गया 20 से 24 सप्ताह के बीच गर्भपात करा सकती है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाएं, अभी तक अविवाहित महिलाओं के बारे में ये अधिकार नहीं था। मैं यहां स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि ये मामला बाकायदे 25 वर्षीय एक अविवाहित महिला ने याचिका दायर की थी, दिल्ली हाई कोर्ट में पहले याचिका दायर की, वहां से रिजेक्ट हो गया और उसमें यह कहा गया कि जो हमारा ये एक्ट है खासकर गर्भपात से संबंधित, वह बाकायदे अविवाहित महिलाओं को अधिकार देने के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, तो आप नहीं करा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये व्याख्या ठीक नहीं है, ये विवाहित और अविवाहित महिलाएं दोनों पर लागू होता है, क्योंकि वो एक्ट बना है और ये संवैधानिक अधिकार है किसी भी महिला का कि उसे उसका अपने शरीर पर अधिकार हो और गर्भपात का संबंध उसके अपने शरीर से है। तो पहली बात, विवाहित हो या अविवाहित हो कोई मायने नहीं रखता। यहाँ मैं आपसे एक बात स्पेशली बताना चाहूँगा कि जो एक्ट बनाया गया है 2000 पिछले साल ही बनाया गया है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, समाचार में दिया हुआ है, अखबारों में भी लिखा है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये आपको मालूम होना चाहिए, नाम अच्छे से मालूम होना चाहिए। इसमें पहली बात तो ये कि पहले जो एक्ट था उसमें हस्बैंड शब्द का यूज किया हुआ था और यहां हस्बैंड शब्द के स्थान पर पार्टनर शब्द यूज किया गया है। पार्टनर, इसका मतलब है कि हस्बैंड नहीं है, वो गायब हो गया है। तीसरा, इसमें जो लिस्ट बनाई गई है महिलाओं की, उसमें 7 कैटेगरीज रखी गई हैं कि ये बाकायदे गर्भपात करा सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें अनमैरिड वीमेन की कैटेगरी नहीं है, अनमैरिड। तो आपको अब एक दिमाग में ये बात भी रखनी है कि हमारी पार्लियामेंट को चाहिए कि इसमें सुधार करे और अनमैरिड वीमेन की कैटेगरी को उसमें लेकर आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि दुष्कर्म की जो परिभाषा है उसको इन्होंने थोड़ा सा और विस्तार दिया है। दुष्कर्म जब हम कहते हैं तो क्या होता है, रेप से ही हम लेते हैं, रेप के लिए आप देखिए कि दुष्कर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहां जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोले नहीं, दुष्कर्म सिर्फ रेप से संबंधित नहीं है, दुष्कर्म वह है जब किसी भी महिला से बिना उसकी सहमति के संबंध स्थापित किए जाते हैं, बिना उसकी सहमति के, और इस रूप में यहां तक कि अगर महिला विवाहित है और वो सहमति नहीं दे रही है और पति उसके साथ संबंध बना रहा है, तो यह भी दुष्कर्म की श्रेणी में ही आएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि अगर कोई महिला चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो गर्भपात के लिए आती है तो डॉक्टर्स को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उस महिला की सहमति ही पर्याप्त है, उसके आधार पर आप गर्भपात कर सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वो महिला अगर नाबालिग है या मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तब फिर उसमें संरक्षण की सहमति ली जानी चाहिए। अब आप देखिए कि 2 कितने इंपॉर्टेंट तथ्य सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में दिए हैं। तो दोस्तों, बहुत सी बातें इस संदर्भ में और भी हैं। अब मैं इन सब से हट करके कुछ बातें आप सबसे करने जा रहा हूं, क्योंकि ये जो खबर है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसे आप विस्तार से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लें। बाकायदे इसको लेकर के एडिटोरियल कमेंट भी आ चुके हैं और आएंगे भी। मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल कमेंट आज प्रोवाइड कर रहा हूं, आगे भी लिखा ही जाएगा, सवाल ही नहीं है।
अगर आप किसी भी बड़े बूढ़े व्यक्ति से या जो थोड़े से परंपरावादी व्यक्ति हैं उनसे पूछें कि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है, बताओ सही है या गलत है, तो वो क्या कहेगा? इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा और सोचेगा भी नहीं, आउटराइट इसे रिजेक्ट कर देगा। यानी कि भारतीय समाज में जो नैतिकता स्थापित है महिलाओं को लेकर के, विवाह को लेकर के, संबंधों को लेकर के, शारीरिक संबंधों को लेकर के, तो नैतिकता के पैमाने पर सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है ये गले नहीं उतरेगा कि यार ये क्या मतलब हुआ। बताओ कि महिला अविवाहित है और उसको गर्भपात का अधिकार दिया जा रहा है, जबकि अविवाहित महिला को तो शारीरिक संबंध बनाने का ही अधिकार नहीं है। कानूनी अधिकार की बात नहीं, सामाजिक रूप से अधिकार की बात। सामाजिक रूप से तो उसका तिरस्कार कर दिया जाना चाहिए और करते ही है। लेकिन दूसरी तरफ कंट्राडिक्शन देखिए कि अब समाज वहां तक आगे बढ़ चुका है कि वो बाकायदे लिव इन रिलेशनशिप पर उंगली नहीं उठाता। हम सामूहिक रूप से उंगली नहीं उठाते, व्यक्तिगत रूप से उठा सकते हैं कि मान लीजिए मेरे परिवार का कोई सदस्य, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, अगर लिव इन रिलेशन में रह रहा हो तो मैं उसे रोक सकता हूं, डांट सकता हूं, घर से निकाल सकता हूं, जो भी मैं कदम उठाऊं। लेकिन सार्वजनिक तौर पर इस पर कोई बात नहीं की जा सकती और न ही मैं इसके लिए कोर्ट में जा सकता हूं। तो अगर मैं लिव इन रिलेशनशिप को स्वीकार कर रहा हूं तो क्या यहां आपको कंट्राडिक्शन दिखाई नहीं दे रहा है? लिव इन रिलेशनशिप में अगर शारीरिक संबंध बन गए और बाद में विवाह नहीं हो पाया और वो जो महिला है वो बच्चे को जन्म नहीं देना चाह रही है क्योंकि उसे दिखाई दे रहा है कि आगे उसे अपने आर्थिक संबल के लिए काम करना पड़ेगा या जो भी बात हो, 50 चीजें दिमाग में चलती रहती हैं, तो उसका वो अधिकार आप छीन लेंगे। सोच करके देखिए, मतलब तो नैतिकता की दृष्टि से तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है ये गले नहीं उतरेगा। लेकिन जब आप मानवीय दृष्टिकोण से सोचेंगे, संवैधानिक दृष्टिकोण से सोचेंगे, कानूनी दृष्टिकोण से सोचेंगे, तब आपको लगेगा कि नहीं ये तो होना ही चाहिए। तो मैं खासकर इसके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं कि जब कोई भी घटना घटित होती है तो थोड़ा सा रुक करके आप कई कोणों से उस पर विचार करें। इस विषय पर कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है और ऑनलाइन जो हमारा लेक्चर है उसमें मैंने बहुत विस्तार से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थितियों में कैसे परिवर्तन हुए हैं, उसके खासकर सामाजिक दृष्टिकोण को लेकर के बहुत विस्तार से बातें की हैं। और मुझे लगता है कि उस लेक्चर को सुन लेने के बाद, जैसे कि मैंने कहा कि विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया जाना चाहिए, तो दृष्टिकोण आएंगे कहाँ से? तो जो दृष्टिकोण है दोस्तों वो बेसिक्स की समझ से ही आते हैं। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। हम लोग की ऑफलाइन क्लासेस 7 से 21 अक्टूबर के बीच शुरू होने जा रही हैं। अगले सप्ताह के शुक्रवार को हम लोग और हमारे जो प्यारे स्टूडेंट होंगे आमने सामने होंगे। तो दोस्तों, इसके लिए पुखराज मीणा जो करौली राजस्थान से हैं उन्होंने एडमिशन लिया है। तो पुखराज जी, मैं आपका एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से 2 मित्रों के नाम हैं गीता झा सुपौल बिहार से और प्रेमपाल सिंह दिल्ली से। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरा अभिवादन स्वीकार करें।